हेलो एंड वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप सभी लोग बहुत ही बढ़िया होंगे और बहुत ही बढ़िया से पढ़ाई कर रहे होंगे। दोस्तों पिछली वीडियो में हमने जो है किसके बारे में बात किया था, मानव जनन जो चैप्टर है इसके परिचय के बारे में बात किया था। ठीक है, इसका इंट्रोडक्शन हमने देख लिया था कि इसमें हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। बताइए। ह्यूमन रिप्रोडक्शन में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, बताइए। क्या पढ़ेंगे? निषेचन पूर्व घटना को पढ़ेंगे और क्या पढ़ेंगे? निषेचन पश्च घटना को पढ़ेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या देख रहे थे? निषेचन पूर्व घटना को देख रहे थे ना। और उसमें हम लोग कहाँ तक पहुंचे थे? शुक्राणु जनन तक पहुंचे थे। कहाँ तक पहुंचे थे? शुक्राणु जनन तक पहुंचे थे। ठीक है, शुक्राणु जनन तक हम क्या किए थे आपको प्रथम पार्ट में बता दिए थे। और आज ये हमारा कौन सा पार्ट है? दूसरा पार्ट है। पार्ट नंबर कैसा है? दूसरा पार्ट है। ठीक, अगर आप पिछली वीडियो को नहीं देखे हैं तो लिंक जो है हम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, आप जाकर देख सकते हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम इसी के आगे बात करेंगे कि इसके आगे क्या क्या होता है। तो हम जो है शुक्राणु जनन को कुछ समय के लिए रोक रहे हैं। क्यों रोक रहे हैं? क्योंकि शुक्राणु जनन जो होता है, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? शुक्राणु जनन। सभी को पता है ना, शुक्राणु जनन किसे कहते हैं? शुक्राणु के निर्माण की प्रक्रिया शुक्राणु जनन कहलाती है। ठीक, तो शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है बताइए? कहीं होता होगा ना। तो शुक्राणु का निर्माण जो होता है वह कहाँ होता है? नर जनन तंत्र में होता है। कहाँ होता है? नर जनन तंत्र में होता है। शुक्राणु का निर्माण कहाँ होता है? नर जनन तंत्र में होता है। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में जो है हम इसी नर जनन तंत्र को देखेंगे। ठीक, तो आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको एक एक टॉपिक समझ में आएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट करके तुरंत बताइएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं? नर जनन तंत्र को। ठीक, देखिए यहाँ पे नर जनन तंत्र कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे नर जनन तंत्र, इंग्लिश में हम इसको क्या कहते हैं? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ठीक है, देखिए यहाँ पे नर जनन तंत्र हमारा पहला क्या होता है? पहला हमारा होता है प्राथमिक लैंगिक अंग। ठीक है, पहला क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। इसको इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? प्राथमिक लैंगिक अंग को प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है? दूसरा हमारा है द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। ठीक है, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग। अब इसको हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? सेकेंडरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। एसेसरी सेक्स ऑर्गन। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है ये नर में कौन से होते हैं? देखिए, चलिए यहाँ पे हम लिख देते हैं, नर में प्राथमिक लैंगिक अंग कौन से होते हैं? तो क्या होता है? वृषण होता है। नर में प्राथमिक लैंगिक अंग वृषण होता है। ठीक, क्योंकि वृषण में ही शुक्राणु का निर्माण होता है, इसीलिए क्या है? वृषण नर में प्राथमिक लैंगिक अंग है। ठीक है, अब यहाँ पर क्या द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग ना, तो यह जो द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग होते हैं यह भी दो प्रकार के। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला हमारा क्या है? पहला हमारा है सहायक नलिकाएं। सहायक नलिकाएं पहला है। और दूसरा हमारा क्या है? सहायक ग्रंथि। ठीक, द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के ये भी होते हैं। ठीक है, पहला क्या है? सहायक नलिकाएं और दूसरा क्या है? सहायक ग्रंथि। तो चलिए हम लोग सबसे पहले सहायक नलिका को देख लेते हैं कि सहायक नलिका कौन कौन सी होती हैं। पहला हमारा सहायक नलिका है, पहला क्या है बताइए? पहला हमारा है रीट टेस्टिस। क्या है? रीट टेस्टिस। ठीक, और दूसरा कौन सा सहायक नलिका है? चलिए इसको भी लिखते हैं। दूसरा हमारा है शुक्रवाहिका। क्या है दूसरा? शुक्रवाहिका। इंग्लिश में हम शुक्रवाहिका को क्या कहते हैं? वास इफ्रेंसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? वास इफ्रेंसिया। चलिए यहीं पे लिख देते हैं वासा
इफरेंसिया। ठीक है, क्या बोलते हैं इंग्लिश में हम शुक्रवाहिका को? वासा इफरेंसिया कहते हैं। ठीक है, आई बात समझ में ना। अब तीसरा हमारा क्या है? तीसरा हमारा सहायक लैंगिक अंग होता है अधिवृषण। क्या होता है? अधिवृषण। अधिवृषण, इसको हम क्या कहते हैं इंग्लिश में? अधिवृषण को बताइए। इसको हम कहते हैं इपीडिडाइमिस। इपीडिडाइमिस। ठीक, आ रहे हैं समझ में ना? अगर कहीं पर भी समझ में ना आए तो कमेंट जरूर कर दीजिएगा। और हमारा क्या है? चौथा क्या है? चौथा हमारा है शुक्रवाहिनी। क्या चौथा? शुक्रवाहिनी। इसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं? शुक्रवाहिनी को वास डिफरेंस कहते हैं। क्या बोलते हैं? वास डिफरेंस। ठीक है, इतना हो गया। अब इसके बाद देखिए सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं। तो ये सहायक ग्रंथियां भी 3 प्रकार की होती हैं। देखिए, पहला हमारा सहायक ग्रंथि है प्रोस्टेट ग्रंथि। क्या है? प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि। ठीक, और दूसरा हमारा क्या है? शुक्राशय ग्रंथि। दूसरा हम लोगों का है शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, शुक्राशय ग्रंथि है। ठीक, और तीसरा क्या है? तीसरा हमारा है बल्बोयूरेथ्रल या काउफर ग्रंथि। ठीक है, तीसरा हमारा है बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। ठीक, इतना हो गया ना? तो इतना आप तुरंत याद करिए, क्योंकि अगर यह नहीं याद रहेगा तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। ठीक है, तो इतना आप तुरंत याद कर लीजिए। क्या है? नर जनन तंत्र है ना। नर जनन तंत्र जो होते हैं ये 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? प्राथमिक लैंगिक अंग। और प्राथमिक लैंगिक अंग में क्या आते हैं? वृषण आते हैं। और वृषण ही प्राथमिक लैंगिक अंग क्यों है? क्योंकि वृषण में ही नर युग्मक का निर्माण होता है, यानी कि शुक्राणु का निर्माण होता है। ठीक है, इसलिए वृषण ही हमारा क्या है? प्राथमिक लैंगिक अंग है। और ये अगला क्या है? द्वितीय क्या? सहायक लैंगिक अंग ना। तो द्वितीय क्या? सहायक लैंगिक अंग जो होते हैं ये भी 2 प्रकार के होते हैं। ठीक है, पहला क्या होता है? सहायक नलिका होता है। दूसरा क्या होता है? सहायक ग्रंथि होता है। अब सहायक नलिका में क्या आती है? ये सिर्फ सहायता करते हैं। ठीक है, ये मानव जनन में क्या करते हैं? सिर्फ सहायता करते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? सहायक नलिका कहते हैं। और सहायक ग्रंथि भी सिर्फ क्या करती है? सहायता करती है मानव जनन में। तो इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं? सहायक। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए सहायक नलिका जो होती है यह 4 प्रकार की होती है मानव में। ठीक है, पहला क्या है? रीड टेस्टिस। दूसरा क्या है? शुक्रवाहिका। तीसरा क्या है? अधिवृषण। चौथा क्या है? शुक्रवाहिनी। ठीक है, और सहायक ग्रंथि क्या है? पहला हमारा है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूसरा है शुक्राशय ग्रंथि, तीसरा है बल्बोयूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि। ठीक है, आप इतना याद कर लीजिए। फिर इसके बाद हम इसको मिटाते हैं। फिर उसके बाद हम क्या देखेंगे? सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे? वृषण को देखेंगे। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक लैंगिक अंग जो होता है ये वृषण ही होता है ना। और सबसे पहले हमारा इसके बाद यही है, तो वृषण देखेंगे। फिर उसके बाद जो टॉपिक आएगा आगे हम देखते जाएंगे। ठीक है, तो आप इतना नोट कर लीजिए। इसको मिटाते हैं यहां से। देखिए, चलिए हम लोग क्या देखते हैं? वृषण को देखते हैं। क्या है वृषण? इंग्लिश में हम वृषण को क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। क्या कहते हैं? टेस्टिस। ठीक है, तो हम लोग क्या देखने जा रहे हैं? वृषण को देखने जा रहे हैं। और वृषण को इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? टेस्टिस कहते हैं। तो देखिए यहाँ पे वृषण जो होता है, चलिए वृषण को हम लोग बनाते हैं। वृषण की संरचना कुछ इस प्रकार की होती है। ठीक है, और वृषण जो होते हैं ये वृषणीय कोश में। कहां पर? वृषणीय कोश में। ऐसे एक जोड़ी वृषण पाए जाते हैं वृषणीय कोश में। चलिए इसको बना देते हैं। वृषण जो होते हैं वृषणीय कोश में, ये हमारा क्या है? वृषणीय कोश। वृषणीय कोश इंग्लिश में क्या बोलते हैं? स्क्रोटम। ठीक, वृषण जो होता है वृषणीय कोश में एक जोड़ी पाया जाता है। ठीक है, ये अंदर वाला हमारा क्या है? वृषण। और ये हमारा क्या है? वृषणीय कोश। वृषण कहाँ पर पाया जाता है? प्रश्न पूछा जा सकता है। ठीक है, तो कहाँ पर पाया जाता है? क्या हम लोग बताएंगे?
वृषण जो है वृषणीय कोश में पाया जाता है, ठीक है। और कहाँ पर पाया जाता है? शरीर के बाहर पाया जाता है। शरीर के बाहर वृषण वृषणीय कोश में पाया जाता है, ठीक है। कहाँ पर पाया जाता है? वृषण शरीर के बाहर एक जोड़ी वृषणीय कोश में, सॉरी, वृषण जो होता है एक जोड़ी शरीर के बाहर वृषणीय कोश में पाया जाता है, ठीक है। तो इसको आप लिख सकते हैं, चलिए हम ही लिख देते हैं यहाँ पे। वृषण कितना जोड़ी पाया जाता है शरीर में? एक जोड़ी। कितना जोड़ी पाया जाता है? एक जोड़ी। लिखेंगे वृषण एक जोड़ी पाया जाता है। कितना जोड़ी? एक जोड़ी, ठीक। और कहां पर पाया जाता है? शरीर के बाहर पाया जाता है। एक जोड़ी शरीर के बाहर पाया जाता है, शरीर के बाहर। और आप लोगों को पता ही है कहां पर पाया जाता है? वृषणीय कोश में पाया जाता है, ठीक है। तो अब चलिए आगे हम देखते हैं। अब चलिए हम सिर्फ इतना देखते हैं। किसको देखते हैं? सिर्फ वृषण को देखते हैं, ठीक है। सिर्फ एक वृषण को हम लोग बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं क्या होता है। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या बन गया है? एक वृषण बन गया है, ठीक है। अब ये जो वृषण होता है इसमें कितने कंपार्टमेंट पाए जाते हैं? 250 कंपार्टमेंट ऐसे पाए जाते हैं। कितने डिब्बे पाए जाते हैं? 250 डिब्बे पाए जाते हैं। चलिए इसको हम ब्लू कलर से बनाते हैं, कंपार्टमेंट को जो है ब्लू कलर से बनाते हैं। एक वृषण में 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं, ठीक है। 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं वृषणीय पिंडक। एक वृषण में जो है कितने कंपार्टमेंट पाए जाते हैं? 250 कंपार्टमेंट पाए जाते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वृषणीय पिंडक कहते हैं। क्या कहते हैं? वृषणीय पिंडक, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे आगे ये हमारा क्या है? वृषणीय पिंडक है। क्या है ये? वृषणीय पिंडक, ठीक। वृषणीय पिंडक कितने पाए जाते हैं? 250। कितने वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं? वृषण में 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं, ठीक है। एक वृषण में जो है 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। और इस वृषण में क्या होता है? 3 शुक्रजनक नलिका होती है। कितनी शुक्रजनक नलिका होती है? 1 से 3 लिख देंगे। शुक्रजनक नलिका, शुक्रजनक नलिका। एक वृषण में जो है 1 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। कितनी पाई जाती है? 1 से 3, ठीक। एक वृषण में जो है 1 से 3 शुक्रजनक नलिका, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है, ठीक है। ऐसे करके 1 से 3 शुक्रजनक नलिका ऐसे करके पाई जाती है। ये हमारा क्या है? पता है ना सबको? ये क्या है? वृषणीय पिंडक है, ठीक। ये वृषणीय पिंडक है। तो एक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। आई बात इतना समझ में ना? क्या होता है? एक वृषण में 1 से 3 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। सॉरी, वृषणीय पिंडक नहीं, शुक्रजनक नलिका पाए जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पर देखिए यह जो शुक्रजनक नलिका है, अच्छा आप लोग ये बताइए कि ये जो हमारा वृषण है ये शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? क्यों स्थित होता है बताइए? वृषण एक जोड़ी होता है ना, एक जोड़ी पाया जाता है, लेकिन ये कहाँ पर पाया जाता है? शरीर के बाहर। तो ये वृषण शरीर के बाहर क्यों स्थित होता है? क्योंकि अगर ये शरीर के बाहर स्थित नहीं होगा ना तो क्या होगा? जनन नहीं हो पाएगा। क्यों नहीं हो पाएगा जनन? क्योंकि शरीर का तापमान जो होता है 37 डिग्री सेल्सियस होता है, ठीक। और जनन होने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तभी नरयुग्मक जिंदा रहते हैं। जनन होने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए। नरयुग्मक को जिंदा रहने के लिए शरीर के तापमान से 2 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान कम होना चाहिए, तभी जनन हो पाएगा, अन्यथा नहीं हो पाएगा। इसीलिए यह जो क्या होते हैं, ये वृषण जो होते हैं शरीर के बाहर स्थित होते हैं, ठीक है। और हम लोग कहाँ देख रहे थे? यहाँ पे देख रहे थे ना। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या शुक्रजनक नलिका ना। अगर शुक्रजनक नलिका को, जैसे कि ये क्या है हमारा शुक्रजनक नलिका, ठीक। ये पाइप जैसा संरचना है, ठीक। अगर इसको काट दिया जाए, ऐसे पाइप जैसी ये संरचना है, ठीक है। अगर इसको ऐसे काट दिया जाए तो यह कुछ इस गोल प्रकार का दिखेगा कि नहीं? बताइए सभी लोग। गोल दिखेगा ना? हाँ, गोल दिखेगा। तो जब ये गोल दिखेगा तो इसमें 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं, ठीक है। वह कौन कौन सी कोशिका है? एक को चलिए हम ऐसे बना देते हैं, एक को स्टार से बना देते हैं, ठीक।
इस शुक्रजनक नलिका में जो है 2 कोशिकाएं पाई जाती हैं। ठीक है, अब वह कौन कौन सी कोशिका है उसको देखिए। कौन कौन सी कोशिका है, एक हमारी होती है, ये हमारी कौन सी कोशिका है, और फिर उसके बाद में इसको कहाँ से दिखाएं, चलिए इसको यहाँ पे लिखते हैं। और ये कौन सी कोशिका है, तो ये हमारी कौन सी कोशिका है, ये हमारी है सर्टोली कोशिका। ठीक है, सर्टोली कोशिका। सर्टोली कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, शुक्रजनक कोशिका में पाई जाती है, शुक्रजनक कोशिका में पाई जाती है, सॉरी शुक्रजनक कोशिका में नहीं, शुक्रजनक नलिका में पाई जाती है। और ये हमारी क्या है, शुक्रजन कोशिका। ठीक, क्या है, शुक्रजन कोशिका। तो बताइए सर्टोली कोशिका और शुक्रजन कोशिका कहाँ पे पाई जाती है, क्या बता देंगे, शुक्रजन नलिका में पाई जाती है। ठीक है, और इसी शुक्रजन कोशिका से ही नर युग्मक का निर्माण होता है। हम जो है इसको आगे देखेंगे कि शुक्रजन कोशिका से नर युग्मक का निर्माण कैसे होता है, लेकिन इसको यहाँ पे देख लीजिए, ये क्या हमारी सर्टोली कोशिका है ना। सर्टोली कोशिका का क्या कार्य होता है, सर्टोली कोशिका जो होता है ये शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करता है। क्या करता है, सर्टोली कोशिका शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करता है, जिससे कि ये जीवित रहते हैं। ठीक, तो जब ये जीवित रहते हैं तो ये बाद में चलकर नर युग्मक का निर्माण करते हैं, तो जिससे हमारे क्या होता है, जनन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख देंगे सर्टोली कोशिका के कार्य। इसके क्या कार्य होते हैं सर्टोली कोशिका के, शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, सर्टोली कोशिका क्या करता है, शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करता है। यहाँ पे लिख देंगे शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करता है। यह भी प्रश्न बहुत फेमस है कि क्या है, सर्टोली कोशिका की कार्य बताइए। सर्टोली कोशिका के क्या कार्य होते हैं, ये शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करता है। ठीक है, अगर सर्टोली कोशिका नहीं होंगे ना तो हमारा जनन नहीं हो पाएगा, क्योंकि शुक्रजन कोशिका मर जाएंगे तो कैसे जनन होगा, नहीं जनन हो पाएगा ना, इसलिए इसका कार्य भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। ठीक, प्रश्न कैसे पूछेगा कि सर्टोली कोशिका के कार्य बताइए, हम लोग क्या बता देंगे, शुक्रजन कोशिका को पोषण प्रदान करता है। ठीक, और आगे देखिए ये हमारा क्या है, ये हमारा क्या वृषणीय पिंडक है ना। तो वृषणीय पिंडक जो होता है, वृषणीय पिंडक में 3 क्या पाई जाती हैं, शुक्रजनक नलिका पाई जाती है ना, 3 शुक्रजनक नलिका पाई जाती है। तो यहाँ पे इसके बीच में एक कोशिका पाई जाती है। ठीक है, बीच में एक कोशिका इसे पाई जाती है, जिसे हम कौन सी कोशिका कहते हैं, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका कहते हैं। क्या कहते हैं, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। ठीक, ये बीच में जो पाई जाती है क्या कहलाती है, ये क्या कहलाती है, लीडिंग कोशिका, लीडिंग कोशिका, या चलिए इसको यहां से मिटाते हैं, जगह नहीं बच रहा है। लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका। ठीक है, अंतराली कोशिका बीच में क्या पाई जाती है, शुक्रजनक नलिका के बीच में क्या पाई जाती है, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिकाएं पाई जाती हैं। तो आप जो है इतने सभी को लिख लीजिए। ठीक है, अगर कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन है तो कमेंट जरूर करिएगा। ठीक है, तो इतना लिखिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। देखिए यहाँ पे ये हमारा क्या है, अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका है ना। तो इसके क्या कार्य होते हैं, इसके कार्य हमारे होते हैं, चलिए यहीं पे हम लिख देते हैं, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका के कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका के। यह क्या करता है, नर हार्मोन, नर हार्मोन, नर हार्मोन कौन कौन से होते हैं, टेस्टोस्टेरोन या एंड्रोजन, टेस्टोस्टेरोन व अन्य एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करता है। ठीक है, हार्मोन का श्रावण करता है। क्या करता है, लीडिंग कोशिका या अंतराली कोशिका के क्या कार्य होते हैं, यह नर हार्मोन, टेस्टोस्टेरोन व अन्य एंड्रोजन हार्मोन का श्रावण करता है। इतना भी आप लोग याद कर लीजिएगा। मादा हार्मोन क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरॉन होता है, और क्या होता है, एस्ट्रोजन होता है।
ठीक, तो इतना आप लिखिए। फिर उसके बाद हम किसको देखेंगे, सहायक नलिका को देखेंगे। विसरण हमारा खत्म हो गया ना, अब क्या बचा है, सहायक नलिका बचा है। तो चलिए हम लोग क्या देखते हैं, सहायक नलिका को देखते हैं। चलिए इसको यहाँ से सबसे पहले मिटा देते हैं। अगला टॉपिक देखिए हमारा क्या है, सहायक नलिका है। कौन सा टॉपिक है, सहायक नलिका। तो चलिए हम लोग सहायक नलिका को भी देख लेते हैं। सहायक नलिकाएं, सहायक नलिकाएं के क्या कार्य होता है, इसके कार्य को देखिए। इसका कार्य होता है नर युग्मक को किसी भी तरीके से यूरेथ्रल में पहुंचा दे। ठीक, इसका कार्य क्या होता है, नर युग्मक को किसी भी तरीके से, साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके, नर युग्मक को किसी भी तरीके से यूरेथ्रल में पहुंचा दे। ठीक है, क्या कार्य होता है सहायक नलिका का, इसका कार्य नर युग्मक को किसी भी तरीके से यूरेथ्रल में पहुंचा दे। ठीक है, इतना याद कर लीजिए तुरंत, कुछ नहीं है। क्या है, सहायक नलिका के क्या कार्य होते हैं, नर युग्मक को किसी भी तरीके से यूरेथ्रल में पहुंचा दे, बस। ठीक, और यहाँ पर देखिए सहायक नलिका में सबसे पहले कौन सा आता है, सहायक नलिका में जो है सबसे, चलिए यहाँ पे देखते हैं कैसे पहुंचाता है। ये हमारा क्या वृषण है ना, यहाँ पे जगह कम पड़ जाएगा। देखिए, चलिए यहां बनाते हैं हम। ये हमारा क्या है, वृषणीय कोश है, और ये क्या है, वृषणीय पिंडक। कितने वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं, 250 वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। और एक वृषणीय पिंडक में 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। ठीक, 1 से 3 शुक्रजनक नलिका होती है। और इस शुक्रजनक नलिका के बीच में क्या पाया जाता है, क्या पाया जाता है, लीडिंग कोशिका या अंतरालिक कोशिका। लेकिन जब हम इस शुक्रजनक नलिका को काटते हैं तो कोई ऐसे गोल की संरचना दिखती है ना, तो जो यह गोल की संरचना दिखती है, इसमें क्या होता है, एक सर्टोली कोशिका पाई जाती है, एक सर्टोली कोशिका पाई जाती थी, और दूसरी क्या पाई जाती थी, दूसरी हमारी कौन सी कोशिका पाई जाती थी, बताइए सभी लोग, दूसरी हमारी शुक्रजन कोशिका पाई जाती थी। कौन सी कोशिका पाई जाती थी, शुक्रजन कोशिका। और इसी शुक्रजन कोशिका से क्या होता है, नर युग्मक का निर्माण होता है ना, तो यहीं से क्या होते हैं, देखिए यहाँ पे, यहीं से यह ऐसे धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक, तो सबसे पहले नर युग्मक कहाँ पे पहुंचेंगे, बताइए। सबसे पहले नर युग्मक जो होते हैं कहाँ पर पहुंचते हैं, रीट टेस्टिस में पहुंचते हैं। कहाँ पहुंचते हैं, नर युग्मक जो है कहाँ पे पहुंच गया, रीट टेस्टिस में पहुंच गया। ठीक, उसके बाद कहाँ पे पहुंचेंगे नर युग्मक, उसके बाद पहुंचेंगे, ये हमारा कौन सा स्थान है, रीट टेस्टिस। उसके बाद पहुंचेंगे नर युग्मक, आगे ऐसे बढ़ेंगे नर युग्मक, फिर कहाँ पे पहुंच जाएंगे नर युग्मक। अब हमारा नर युग्मक जो है शुक्रवाहिका में पहुंच गया है। कहाँ पहुंच गया है, शुक्रवाहिका। ठीक, शुक्रवाहिका में पहुंच गया है नर युग्मक यहाँ पर। अब आगे देखिए, इससे कुछ जालीनुमा संरचना होती है। ये क्या है, जालीनुमा संरचना। ठीक, जालीनुमा संरचना है, तो यह कौन सा स्थान है हमारा, अधिवृषण। फिर कहाँ पे पहुंचता है, अधिवृषण में पहुंचता है, अधिवृषण में पहुंचता है। उसके बाद नर युग्मक फिर कहाँ पर पहुंचता है, इसके आगे हमारा क्या पहुंचता है, ऐसे ऐसे करके कहाँ पे चला जाता है नर युग्मक। अब की चला जाएगा शुक्रवाहिनी में। कहाँ चला जाएगा, शुक्रवाहिनी में। ठीक है, तो सबसे पहले नर युग्मक कहाँ जाता है, शुक्रजनक नलिका से सबसे पहले कहाँ जाता है, रीट टेस्टिस में जाता है। उसके बाद कहाँ जाता है, शुक्रवाहिका में। उसके बाद अधिवृषण में फिर कहाँ जाता है, शुक्रवाहिनी में जाता है। ठीक है, तो यह क्रम भी आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर पहुंचता है नर युग्मक, रीट टेस्टिस में पहुंचता है। उसके बाद कहाँ पर पहुंचता है, शुक्रवाहिका में पहुंचता है। उसके बाद कहाँ पे पहुंचता है, उसके बाद अधिवृषण में पहुंचता है। उसके बाद कहाँ पहुंचता है, शुक्रवाहिनी में पहुंचता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक हमारा कौन सा, यह तो खत्म हो गया ना, क्या है, सहायक नलिकाएं खत्म हो गया। ठीक, अगला टॉपिक हमारा है सहायक ग्रंथियां। तो चलिए हम लोग सहायक ग्रंथियों को देखते हैं, इसको यहाँ से मिटाने के बाद। देखिए अब सहायक ग्रंथियां कौन कौन सी होती हैं, सहायक ग्रंथियां, सहायक ग्रंथि। तो पहला सहायक ग्रंथि हमारी क्या होती है, शुक्राशय ग्रंथि। ठीक है, पहला क्या है, शुक्राशय ग्रंथि।
ठीक है, क्या है हमारा शुक्राशय ग्रंथि है ना। तो शुक्राशय ग्रंथि क्या करती है, शुक्राशय ग्रंथि जो होती है एक तरल का स्राव करती है। क्या करती है, तरल का स्राव करती है, तरल का स्राव करती है। ठीक, और यह जो तरल होते हैं ना आगे चलकर वीर्य का अधिकांश भाग बनाते हैं। तरल वीर्य का अधिकांश भाग बनाते हैं। तरल क्या करते हैं, वीर्य का अधिकांश भाग बनाते हैं। ठीक, तरल क्या करते हैं, वीर्य का अधिकांश भाग बनाते हैं। ठीक, और इस तरल में क्या पाए जाते हैं बताइए, इस तरल में क्या पाया जाता है, प्रोटीन पाया जाता है, और क्या पाया जाता है, फ्रक्टोज पाया जाता है, और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है, प्रोटीन, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स, प्रोस्टाग्लैंडिन्स। ठीक है, इतनी चीजें पाई जाती हैं। क्या पाया जाता है, शुक्राशय ग्रंथि में क्या होता है, एक तरल का स्राव होता है जो क्या करता है, वीर्य का अधिकांश भाग बनाता है। ठीक, और जिसमें क्या पाए जाते हैं, प्रोटीन, प्रोटीन, फ्रक्टोज और प्रोस्टाग्लैंडिन्स पाई जाती है। ठीक है, तो आप इतना तुरंत याद कर लीजिए। और दूसरा हमारा ग्रंथ कौन सा है, प्रोस्टेट ग्रंथि। दूसरा कौन सा ग्रंथि है, प्रोस्टेट ग्रंथि। इसको भी देखिए, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, प्रोस्टेट ग्रंथि, प्रोस्टेट ग्रंथि क्या करता है, दूधिया क्षारीय पदार्थ स्रावित करता है। क्या करता है, दूधिया क्षारीय, क्या करता है प्रोस्टेट ग्रंथि, दूधिया क्षारीय पदार्थ, प्रोस्टेट ग्रंथि से क्या निकलते हैं, दूधिया क्षारीय पदार्थ निकलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, दूधिया क्षारीय पदार्थ जो होता है मूत्र मार्ग में जो अम्लीयता होती है, मूत्र मार्ग की अम्लीयता को निष्प्रभावी कर देता है। क्या कर देता है, निष्प्रभावी, यानी कि मूत्र मार्ग की अम्लीयता को निष्प्रभावी कर देता है, जिससे कि जनन हो पाता है। अगर निष्प्रभावी नहीं करेगा ना तो क्या होगा, नरयुग्मक यहीं पे जाके मर जाएगा, अम्लीयता के कारण नरयुग्मक यहीं पे जाके मर जाएगा। ठीक है, तो अब तीसरा हमारा कौन सा ग्रंथ है, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथ है। ठीक, बल्बो यूरेथ्रल ग्रंथि है। ठीक है, और बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि इसको हम भी कहते हैं, या काउपर ग्रंथि। और इसका कार्य क्या होता है, ये जो होता है ना बल्बो यूरेथ्रल या काउपर ग्रंथि, यह चिकनाहट को बनाए रखता है। ठीक है, ये क्या करता है, चिकनाहट को बनाए रखता है, चिकनाहट को बनाए रखता है। ठीक, तो आप लोग इतना तैयार करिए, और आगे जो है कल की वीडियो में हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे। ठीक है, कल जो टॉपिक होगा उसको हम पढ़ेंगे। और कल हमारा कौन सा टॉपिक है, मादा जनन अंग है। कौन सा है, मादा जनन अंग। हम लोग नर जनन अंग को पूरी तरीके से पढ़ गए। ठीक है, और आज के इस वीडियो में हमारा प्रश्न है, उसका आंसर आप लोग जरूर कमेंट करिएगा। पहला प्रश्न आप लोग बताइए कि अंतराली कोशिका या लीडिंग कोशिका से कौन कौन से नर हार्मोन स्रावित होते हैं। ठीक, और दूसरा प्रश्न आप लोग बताइए कि वृषणीय कोश में जो है कितने वृषणीय पिंडक पाए जाते हैं। और तीसरा प्रश्न हमारा है, एक वृषणीय पिंडक में कितने शुक्रजनक नलिका होती हैं। ठीक, और चौथा प्रश्न हमारा है, सर्टोली कोशिका के कार्य बताइए। ठीक, तो इन 4 प्रश्नों का आंसर आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिससे कि हमें लगे कि आप लोग वीडियो को पूरी तरीके से एकदम जी जान लगाकर अच्छे से पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है, तो हम भी आपके लिए उतना ही मेहनत करेंगे। ठीक, तो चलिए आज की वीडियो में जो है बस इतना ही रखते हैं। तब तक के लिए आप चाहे जहां पर भी रहें, स्टे मोटिवेटेड, स्टे कनेक्टेड, कीप ग्रोइंग, कीप वर्किंग।